पश्चिम एशिया में जारी तनाव से बड़ा पेट्रोलियम संकट। बांग्लादेश ने 6 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 140 टका हुई। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बंगाल में सियासत गर्म। ममता बनर्जी आज धरना पर बैठेंगी। ममता ने कहा, कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, पुलिस जहां रोकेगी वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगी। ममता बनर्जी को पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ममता बनर्जी को उनके आवास के बाहर ही रोक सकती है। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने दिया दूसरा नोटिस। 8 जून को अभिषेक को सीआईडी ने पेश होने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी सांसद काकोली घोष की शिकायत एथिक्स कमेटी के पास भेज सकते हैं। काकोली घोष ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत की थी। टीएमसी नेताओं संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी के निष्कासन पर बोले कुणाल घोष, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निकाला गया। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बड़ी छटनी। करीब 80 लाख महिलाओं ने नाम काटे गए। ई-केवाईसी के दौरान पाई गई गड़बड़ी। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का दावा, सरकार केवाईसी के बहाने बंद करना चाहती है लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। कहा, सिर्फ वोट के लिए महिलाओं को दिए गए थे पैसे, अब इन महिलाओं को पैसे वापस करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया है। 17 सीटों के लिए महायुति के दलों में सहमति बन गई है। अभी भी कई नेता नाराज हैं। दिल्ली में बीजेपी की 6 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन की मजबूती, विस्तार और बूथ सशक्तिकरण पर मंथन किया है। कर्नाटक में 3 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले सरकार गठन की कवायद तेज। दिल्ली में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक के 4 राज्यसभा और 7 विधान परिषद सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 18 जून को मतदान होगा। बीजेपी से नाराज अन्नामलाई जल्द बना सकते हैं अपनी पार्टी। उन्होंने कहा, 2 दिनों में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की संसद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने एनटीए चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को फटकार लगाई। पूछा, क्या गारंटी है दोबारा लीक नहीं होगा पेपर? पंजाब पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। मजीठिया अब विदेश नहीं जा सकेंगे। फरार बिक्रम सिंह को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस की 12 टीम जुटी हुई है। पुलिस अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर रही है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 27 सीटों के अलावा 3 राज्यों में विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव होंगे। पीएम मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। व्यापार, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति। 20 घंटे बाद शुरू हुआ सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल। कल नहीं हो पाई थी री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया। पूरे दिन हजारों छात्र पोर्टल लॉगिन करने की कोशिश करते रहे। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम और टेंडर प्रोसेस को राहुल गांधी ने बताया धोखा। कहा, हर वो बच्चा जिसके अंकों का गलत मूल्यांकन हुआ है उसके साथ धोखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक के जरिए बीजेपी ने लूट का धंधा बना लिया है। इसका खामियाजा सीबीएसई छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन को बड़ा झटका। बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर रोक। 10% बिजली टैरिफ को विद्युत नियामक ने अवैध घोषित किया। नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से 7 दिनों में मांगा जवाब। घरेलू हिंसा मामले में राजा भैया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सही ठहराया। राजा भैया की पत्नी ने लगाई थी अर्जी। हिमाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत। 251 में से 190 से अधिक सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला और यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति धरने पर बैठ गए हैं। कानपुर देहात में डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है सावधानी। दिल्ली सचिवालय समेत प्रमुख इमारतों की एनएसजी ने शुरू की डिजिटल मैपिंग। दिल्ली पुलिस ने डिमांड पर लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 वाहन बरामद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने दाखिल की है। ट्विशा मौत केस में सीबीआई की टीम ने गिरबाला और समर्थ सिंह की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट किया। समर्थ सिंह ने सीबीआई को उस रात के घटनाक्रम की जानकारी दी। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन से जुड़े मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के संपर्क में था मोहम्मद शेख। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के बीट में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी की अवैध इमारत पर बुलडोजर एक्शन। खुद शुरू किया ध्वस्तीकरण। नीट पेपर लीक मामले के 3 अभियुक्तों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद इन्हें कोर्ट में भेजा गया।
अनंतनाग पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करी में शामिल अभियुक्त की दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार ने कहर बरपाया है। कार सवार ने सड़क पर पैदल जा रही युवती को कुचल दिया। वारदात के बाद फरार। राजस्थान के नागौर से हरिद्वार गए श्रद्धालुओं की बस और डंपर की टक्कर। बस पलटने से एक की मौत, 37 घायल। गंभीर रूप से 3 घायलों को ऋषिकेश रेफर किया। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों का कहर। अंधाधुंध फायरिंग में 12 साल के छात्र को पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में फायरिंग में घायल 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। पिछले 7 दिन से एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था नाबालिग। एक और अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने थाने के अंदर घुसकर विरोध किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी में है एमसीडी। नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई इमारतों पर कार्रवाई होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाब के फिरोजपुर में काला गाबा की हत्या की जिम्मेदारी ली। इस बारे में बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इंदौर में चाय पीने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। उज्जैन में आयोजित वैदिक अनुष्ठान के दौरान एक युवक ने स्वेच्छा से अपनाया सनातन धर्म। सलमान खान के नाम से नाम बदलकर शांतनु रखा। जम्मू कश्मीर के मकवाल सीमा के करीब एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति पर आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का। फिल्म अभिनेता वरुण धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एआई डीफेक हटाने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदेगा। फ्रांस को 3,25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भेजा। 94 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि। जोधपुर में अपनी स्वदेशी टैक्टिकल लाइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK1 का ट्रायल सफल रहा। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कई किलोमीटर तक लंबी कतार देखने को मिली। भीषण गर्मी से हो रही है श्रद्धालुओं को परेशानी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 40 दिनों में 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड की 4 धाम और हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण जारी। अब तक 45,31,000 से अधिक श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ा है। जी हां, ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता रोक दी है। लेबनान पर हमले रुकने तक वार्ता नहीं, ये ईरान ने कहा है। ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान पर हमले रोके जाने तक यह वार्ता ईरान की तरफ से बंद कर दी गई। ईरान युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता रोक दी है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि बातचीत तो हो रही थी। लेबनान में इजराइल के हमलों से ईरान नाराज है। लेबनान में हमले रुकने तक बातचीत नहीं करेगा ईरान, और इससे पहले भी ईरान इस बात को स्पष्ट कर चुका है। ईरान ने दावा किया लेबनान में इजरायली हमलों से सीज़फायर टूटा है। अराक्ची की चेतावनी भी आई। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा? एक मोर्चे पर उल्लंघन, सभी मोर्चों पर युद्ध विराम खत्म है। आगे क्या होगा? अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टूट सकता है। किसी भी वक्त युद्ध 2.0 की आशंका भी इसी के साथ बढ़ गई है। तस्नीम न्यूज के हवाले से रिपोर्ट। बड़ी खबर यह कि ईरान के वार्ता से इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, वार्ता खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। CNBC न्यूज के हवाले से खबर, ईरान वार्ता से इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वहीं ईरान की इजरायल को चेतावनी, क्या कहा गया है? बेरूत पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। उत्तरी इजरायल पर हमला करेंगे। ईरानी सेना की इजरायल को धमकी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर भड़क गए। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़े की खबर है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान ट्रंप भड़के हैं, ये बड़ी जानकारी है। और इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कहा। लेबनान में हमले से नाराजगी जताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा।
ट्रंप और नेतन्याहू में तू मैं देखने को मिल रही है। क्या दावा किया गया है? फोन पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाली गलौज तक हुई है। ट्रंप ने कहा, तुम पागल हो, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, सब तुमसे नफरत करते हैं। इजराइल के खिलाफ भी नफरत बढ़ी है, यह भी ट्रंप ने कहा। लेबनान पर हमले से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई है। एक्सियोस के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब जरूरी बातें क्या है? ईरान की वार्ता बंद करने के ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। वार्ता बंद होने के बाद बात हुई है। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन से गुस्सा और बढ़ गया है। आपको याद होगा, इजराइल की तरफ से लेबनान में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसको लेकर अब नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है। और देखिए, ट्रंप से बातचीत पर नेतन्याहू का बयान आया है। हिजबुल्लाह के हमले हुए तो जवाब देंगे। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला होगा। दक्षिण लेबनान में प्लान के मुताबिक ऑपरेशन। तो देखिए, अपने स्टैंड पर अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू कायम है और उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमला हुआ तो हम बेरूत पर अपना ऑपरेशन जारी रखें। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के फोन पर बात हुई है। बेरूत सेना नहीं भेजेगा इजराइल, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इजराइल ने सेना को वापस बुला लिया है, दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाने की कोशिश जारी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और लेबनान से सेना वापस बुलाने के लिए इजराइल तैयार है। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से अभी भी लगातार स्पष्ट बयान नहीं दिए जा रहे हैं। तो ट्रंप की कभी हां कभी ना, पहले क्या कहा और अब क्या कहा? पहले यह कहा कि ईरान के वार्ता रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद क्या कह रहे हैं? ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है, यानी कि अपनी बात से वो पलटते दिखाई दे रहे। तो सरेंडर है क्या ये? ट्रंप ने फौरन इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से बेरूत में ऑपरेशन रोकने को कहा है जो ईरान चाहता है। ट्रंप ने जानकारी दी इजराइल ने सेना वापस बुला ली है, ये भी वो दावा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ भी मध्यस्थों के जरिए ट्रंप ने बातचीत की है। जरूरी बात यह है कि ईरान के वार्ता रोकने की धमकी के बाद एक्शन में ट्रंप आ गए हैं, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। और देखिए, ईरान से डील पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा आया है। 1 हफ्ते में ईरान से डील हो जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर खुल जाएगा। और लेबनान पर हमले से नाराज था ईरान, थोड़ी दिक्कत थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। एबीसी न्यूज के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है और तायर शहर पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली हमले में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। आईडीएफ ने सबसे ज्यादा कहर तायर शहर पर बरसाया है। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बमबारी की। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह का आईडीएफ को बारूदी जवाब। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमला किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पर ड्रोन अटैक और ब्यूफोर्ट किले में मौजूद आईडीएफ जवानों पर यह हमला किया गया। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की चेतावनी, उत्तरी इजराइल पर जारी रहेंगे हमले, ये बता दिया गया है। चेतावनी दी गई है। इजराइल को हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए बताया है कि नॉर्थ इजराइल पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और उसी को लेकर ये वार्निंग। तो लेबनान पर आईडीएफ का बारूदी प्रहार। लेबनान में कहां हमला हुआ ये आपको बता दें। तायर, नबतिये, बेरूत के बाहरी इलाके, इन सबको निशाना बनाया गया। और हमलों से क्या क्या हुआ, रिहायशी इलाके, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सबको नुकसान पहुंचा है इस अटैक से। हमला कैसे किया गया? लड़ाकू विमानों से बमबारी यहां पर की गई है। टारगेट पर जबल आमेल अस्पताल के पास ये एयर स्ट्राइक की गई है। लड़ाकू विमानों से बॉम्बिंग की गई है। कितनी तबाही हुई, एम्बुलेंस और राहत पहुंचने में बाधा हुई है इन हमलों की वजह से। और नागरिकों के इलाज में भी भारी परेशानी सामने आ रही है।
तो रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, तार में सबसे ज्यादा नुकसान, लेकिन ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। IRGC का अमेरिकी जहाज पर हमला, ओमान की खाड़ी में MSC सारिस्का पर अटैक हुआ है। IRGC ने इस हमले को लेकर क्या कहा? ईरानी शिप पर हमले का बदला लिया जाएगा, ये कहा गया है। ओमान की खाड़ी में MSC सारिस्का पर हमले की खबर है। IRGC का अमेरिकी जहाज पर अटैक। और देखिए, ईरान से डील पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। एक हफ्ते में ईरान से हो जाएगी डील, ये ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। लेबनान पर हमले से नाराज था ईरान, थोड़ी दिक्कत थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। ABC न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका की भीषण युद्ध की तैयारी है। इजरायल में सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है। 60 हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए गए हैं। हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर की तैनाती 2027 तक इजरायल में KC-135 विमान भी रहेंगे। और ईरान के इजरायल को धमकी, हाइफा गोलन पर हमले की धमकी दी है। इस क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र माना जाएगा, ये ईरान ने कहा। बेरूत पर अटैक हुआ तो जवाबी हमला करेंगे ईरान की तरफ से, ये चेतावनी। और अब बात करते हैं देश से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की। CBSE के छात्रों को राहत मिली है। दरअसल 20 घंटे बाद CBSE का पोर्टल खुल गया है। कल हजारों छात्र प्रयास कर रहे थे, लेकिन पोर्टल नहीं खुला था। आज से री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। CBSE ने X पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। कल सुबह 10 बजे से पोर्टल बंद था और हजारों की संख्या में छात्र इस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब पोर्टल खुल गया है, यानी कि री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए, 20 घंटे बाद खुला CBSE का पोर्टल। कल सुबह 10 बजे से बंद था ये पोर्टल। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। छात्र दिन भर लॉगिन की कोशिश करते रहे। गड़बड़ी के कारण पोर्टल एक्सेस नहीं हुआ। छात्रों में डेडलाइन को लेकर चिंता और नाराजगी भी बढ़ी। करीब 20 घंटे बाद पोर्टल फिर से एक्टिव हुआ है। आज से री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं OSM पर सवाल उठ रहे हैं। OSM पर उठ रहे सवालों पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। पूरे मामले की शिक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू की है। OSM का ठेका पाने वाली कंपनी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। फायदे के लिए टेंडर की कुछ शर्तों में बदलाव का आरोप भी है। तो OSM प्रणाली को लेकर दरअसल सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जांच की शुरुआत की गई है। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शालिनी, CBSE का पोर्टल पहले खुल नहीं रहा था। अच्छी खबर यह है कि अब पोर्टल खुल चुका है, यानी कि रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल बताऊं, सबसे पहले तो पोर्टल के लिए जो है वो छात्र कल से इंतज़ार कर रहे थे। कल सुबह से लगातार पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोर्टल नहीं खुल पा रहा था। तो आज सुबह करीब बात करूं मैं 4:42 पर के आसपास जो है वो CBSE ने जानकारी दी। बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने ये बात बताई कि अब पोर्टल जो है लाइव हो गया, अब छात्र अप्लाई कर सकते हैं और 6 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 6 जून की आधी रात तक का समय दिया गया है। उस समय तक जो है रिवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए पोर्टल जो है वो लाइव रहेगा, उस पर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और उनके आंसर शीट में अगर कोई उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसके लिए भी रीचेकिंग के लिए, या कोई पेपर जो है वो मिसिंग है उसमें, या कोई और समस्या है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, लगातार जो सवाल उठ रहे थे जिस कंपनी को ठेका दिया गया उस कंपनी को लेकर, तो कोएम्ट को लेकर कहा जा रहा था कि ठेका, तमाम तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उठाया। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स भी लोग दिखाकर बोल रहे थे। तो इसीलिए शिक्षा मंत्रालय अब इस मामले की जांच करने जा रहा है और वो इस बात को देखेगा कि आखिर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था कोएम्ट, क्या उसमें कोई नियमों की अवहेलना तो नहीं हुई। ठेका जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी वो उसकी हिस्ट्री क्या है,
उसकी वजह क्या है, तमाम चीज़ों की जांच करेगा। और जो गड़बड़ियाँ, जो तकनीकी गड़बड़ियाँ जो दिख रही हो इस सब में, क्या उसके पीछे ठेका को देने में ही कोई चूक हुई थी या कोई और वजह थी, ये तमाम चीज़ों की जांच जो है शिक्षा मंत्रालय करेगा। बस यह है कि छात्रों के लिए ये जांच एक आगे लेट बढ़ेगी सही, तो कई लेकिन सारी बस चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही कि अब जो है साइट फंक्शनल है। अब लॉगिन कर सकते हैं छात्र और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चालनी आपका। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर की। नीट पेपर लीक में बड़ा एक्शन हुआ है। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के घर पर चला है बुलडोजर। कुलकर्णी ने खुद निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलवाया। नगरपालिका ने अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था। और न्यायिक हिरासत में भेजे गए नीट पेपर लीक के अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। 3 अभियुक्त 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के अलावा नीट यूजी पेपर लीक का विवाद भी जारी है। 21 जून की इसकी दोबारा परीक्षा होनी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि 21 जून की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो। याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा को लेकर नए आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा है कि आवेदन मुख्य याचिका के साथ ही सुना जाएगा। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बदलाव हुआ है। करीब 80 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं। दरअसल EKYC के दौरान गड़बड़ियां पाई गई थी और विपक्ष का महिलाओं से धोखे का आरोप था। तो बदलाव की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बदलाव, करीब 80 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं। EKYC के दौरान गड़बड़ियां मिली थी, इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और महिलाओं से धोखे का आरोप भी लगाया था। तो लाडकी बहन योजना में क्यों काटे गए महिलाओं के नाम, क्या जानकारी है? देखिए, 80 लाख महिलाओं के नाम योजना से काटे गए हैं। करीब 55 लाख महिलाओं ने EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। 3 लाख ने इस दौरान अपनी गलतियों में सुधार भी किया। करीब 12 लाख महिलाएं आयकर दाता पाई गईं, जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 4,50,000 से ज्यादा महिलाओं की उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई है। करीब 5 लाख महिलाएं दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही है। शुरुआत में लाभार्थी महिलाओं की संख्या 2 करोड़ 46 लाख थी और अब लाभार्थियों की मौजूदा संख्या घटकर 1 करोड़ 66 लाख बची है। निर्धारित समय अवधि में जरूरी दस्तावेज जमा न करना भी एक बड़ी वजह है इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने का। तो देखिए, लाडकी बहन योजना को लेकर यह कार्रवाई की गई है और जो वेरिफिकेशन था उसमें कई सारी दिक्कतें पाई गई थी। लाडकी बहन योजना जो है सरकार का पक्ष और इस पे विपक्ष का जो तर्क है, आरोप है, वो क्या है? सबसे पहले देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया। महिलाओं के लिए कल्याणकारी पहल हमने की। लाडकी बहन योजना के तहत विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 1.5 साल अयोग्य लाभार्थियों को आखिर धन क्यों बांटा गया। इसके अलावा कभी बंद नहीं होगी ये योजना, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि धीरे धीरे योजना बंद करने की तैयारी हो रही है। इधर विपक्ष कर रहा भ्रम फैलाने की कोशिश, सरकार का दावा तो फायदे के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, ये विपक्ष ने कहा है। तो इस मुद्दे पर भी देखिए सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति और योजना को लेकर महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी। देखिए मामले पर सरकार और विपक्ष का क्या कहना है। कुठल्याही बहिणी अपात्र नाही, जी काही पात्रची कॅटेगरी आहे त्याची स्क्रूटनी सुरू आहे, त्यामुळे काही अकाउंट बंद पडल्या गोष्ट खरी आहे, पण हे स्क्रूटनी झाल्यानंतर जे पात्र अकाउंट आहे ते सर्व सुरू होणार आहे। कालच आमच्या आदिती तटकरे जी महिला बालकल्याण मंत्री यांच्याही चर्चा झाली। नागपुरातील या ठिकाणी अमरावतीमध्ये काही ठिकाणी लाडक्या बहिणीचे पैसे बंद झाले, पण काही बहिणी पात्र आहेत तरी बंद झाले आहेत। ते सर्व सुरू करण्याची पुन्हा एकदा मोहीम चालू होणार है। अब पैसा वापस चाहिए, अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को? उनकी उतनी हैसियत नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो करोड़ों करोड़ों रुपया राजनीति में खर्चा करते हैं, विधायक खरीदने के लिए,
सांसद खरीदने के लिए, उसमें थोड़ी बचत करिए और महिलाओं की तरफ से वो पैसा जनता की तिजोरी में डाल दीजिए। और क्या मैं बोल सकता हूँ। लाडली बहन योजना और इसी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। विपक्ष की तरफ से धोखा करने का आरोप महिलाओं के साथ लगाया गया। सरकारी खजाने पर क्या असर हुआ है, अब ये जान लेते हैं। करीब 80 लाख महिलाओं को दिए गए 1500 रुपए हर महीने। इसके अलावा सरकार को कितना नुकसान हुआ है? 1200 रुपए करोड़ प्रति महीने का, क्योंकि यहाँ पर हर महीने 1500 रुपए दिए गए हैं महिलाओं के खाते में। सरकार को सालाना नुकसान की क्या जानकारी मिल रही है? 14,400 करोड़ रुपए की। अब तक कुल नुकसान कितना हुआ? 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ है सरकार को। और देखिए अब इस मामले पर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने क्या कहा है। केवाईसी के नाम पर 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया। अरे जिस महिला ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, उस कुर्सी पर आसीन किया, आज तुम उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हो, ये महिला तुमको कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं की जो श्राप होता है वो बहुत जोर से लगता है, ये भी सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए। केवल भगवान के नाम से वोट मांगने वाले, कुछ ईश्वर का भी थोड़ा सा डर रखो। वोट लेते वक्त ये नहीं सोचा था, अब वोट लेने के बाद में केवाईसी, तब क्यों नहीं केवाईसी लाई थी? तब क्यों नहीं ये जांचक ये कंडीशन लाके थे? ई केवाईसी के बाद पता चला कि लगभग 60-70 लाख या 80 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो अच्छे घरों की हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी भी है या उनके पति के पास सरकारी नौकरी है, वो इतने भी आर्थिक तौर पर कष्ट में नहीं हैं, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया है, तो उनको निश्चित तौर पर इस योजना से बाहर निकालना पड़ेगा। एक दूसरी बात, इस आधार पर जो पूरा अपोजिशन के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना का बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन महाराष्ट्र के खजाने पे पड़ रहा और इस योजना को बंद कर देना चाहिए, हम साफ साफ कहते हैं। और हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने साफ साफ कहा है कि ये योजना कभी भी बंद नहीं होगी। हम अपनी माताओं बहनों, जो जरूरतमंद माताएं बहनें हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लाडली बहन योजना क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल महायुति सरकार ने मई 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए ये योजना लाई गई। पात्र लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 1500 रुपए प्रति महीने मदद दी गई। 21 से 65 साल उम्र की महिलाओं के लिए ये आर्थिक स्वतंत्रता पहुंचाई जाए मकसद रहा। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना भी इस योजना का मकसद रहा। परिवार में भी उनके फैसले लेने की भूमिका को और मजबूत किया जाए, ये भी इस योजना का मकसद। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक के बीच टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की आज सड़क पर उतरने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में आज कोलकाता में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी आज खुद कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर धरने में बैठेंगी और इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में हर ब्लॉक और वार्ड में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कोलकाता पुलिस ने अब तक टीएमसी को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है, फिर भी ममता बनर्जी अड़ी हैं कि वो प्रदर्शन करेंगी। बिल्कुल, उनकी तरफ से ऐलान भी किया गया था, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर ममता बनर्जी ने क्या ऐलान किया? ममता बनर्जी का ऐलान, कार्यकर्ताओं के हमले के विरोध में धरना होगा, जहां पुलिस रोकेगी वहीं धरना होगा। राजनीति की वजह से इजाजत नहीं दे रहे हैं। आज छोटे व्यापारी भय में जीने को मजबूर हैं, ये भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो ममता का धरना क्यों? तो टीएमसी नेताओं पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले से नाराजगी है। चुनाव के बाद हिंसा जारी रहने का विरोध किया जा रहा है। हिंसा में टीएमसी को कमजोर करने का आरोप है। सरकार ने इस पर क्या कहा है? धरना प्रदर्शन सिर्फ टीएमसी का राजनीतिक ड्रामा है। अपनी हार को पचा नहीं पा रही है तृणमूल कांग्रेस। हिंसा पीड़ितों के लिए सड़क पर उतरने का दिखावा कर रही है टीएमसी। भ्रष्टाचार की कार्रवाई के विरोध में टीएमसी का ये प्रदर्शन। और इस पूरे मामले पर लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने धरने को लेकर क्या कहा, सुनिए। हमारा डिसीजन एकदम क्लियर है। हम लेटर दे चुका है वो रानी रासमणी रोड के लिए। अभी उनको लेटर देना होगा जो हम लोग यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर हम लोग अलॉट कर रहे हैं। ये उनका, हम लोग कोई
नहीं, कोई लेटर हम लोग नहीं देंगे। अभी हम लोग पार्टी ऑफिस में हम टॉप लीडरशिप को इन्फॉर्म करेंगे, फाइनल डिसीजन हमारा टॉप लीडरशिप लेंगे। चलिए और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर की। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ये जून महीने के बिजली बिल में 10% सरचार्ज पर रोक लगा दी गई है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल को नोटिस जारी किया है। यूपीपीसीएल से 7 दिनों में जवाब मांगा है। कुछ दिन पहले यूपीपीसीएल ने जून महीने में बिजली बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज का किया था ऐलान। तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। खबर क्या है? जून महीने में 10% सरचार्ज पर रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा 10% सरचार्ज लगाने की खबर सामने आई थी और विद्युत नियामक आयोग ने अब इसको लेकर नोटिस जारी किया है। यूपीपीसीएल से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। और 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। जी हां, विद्युत नियामक आयोग ने क्या कहा है ये भी आपको बता दें। जून महीने का सरचार्ज गलत है, 10% फ्यूल सरचार्ज नियमों के खिलाफ है। और आगे क्या होगा तो 10% फ्यूल सरचार्ज फिलहाल नहीं लग पाएगा, यानी लोगों को इससे राहत मिलेगी जून के बिल में।